ये कहानी है एक ऐसे जादुई गोल्डन धनुष की जिसके पास भी ये गोल्डन धनुष होगा वो दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा बन जाएगा। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत हेवन से होती है जहाँ हम एक मॉन्क को चट्टानों के ऊपर उड़ता हुआ देखते हैं। असल में इन चट्टानों के नीचे देवताओं की समाधि बनाई गई थी क्योंकि इन सारे देवताओं की मौत कई हजार साल पहले राक्षसों के साथ युद्ध के दौरान हो गई थी। जो वो मॉन्क इस तरह से चट्टानों के बीच उड़ रहा था वो इन्हीं में से एक देवता को धरती में भेजने आया था। तभी अचानक हम इवान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो धरती चीरता हुआ बाहर निकलता है, जो उन्हीं देवताओं में से एक का इंसानी रूप होता है। उसकी याददाश्त जा चुकी थी इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। तभी हम उस मॉन्क को देखते हैं जो इवान के साथ फाइट करने लगता है और उसे कहता है कि समय के साथ तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और अचानक वो मॉन्क इवान को धरती में धकेल देता है जहां इवान जाकर सीधे एक तालाब में गिरता है जहां वंशिका नाम की एक प्रिंसेस पहले से नहा रही होती है। ऐसे में वो एक अनजान शख्स को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने सिपाहियों को ऑर्डर देती है कि इसे जेल में बंद कर दो। दूसरी तरफ हम नैन्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जेल में जैक नाम के एक लड़के की मरहम पट्टी कर रही होती है। जैक काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। असल में जेल में कुछ कैदियों ने उस पर अटैक कर दिया था, इसी वजह से उसे थोड़ी मोड़ी चोट आ गई थी। दूसरी तरफ सारे कैदी यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे क्योंकि उन सभी कैदियों को सेनापति सीमा ने इसलिए कैद किया था क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियां थी। अब वो सेनापति सीमा इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा था वो आगे हमें पता चलेगा। इधर सारे कैदी छिपे हुए हथियार निकाल लेते हैं और जेल के सैनिकों पर हमला करते हैं। वहीं पर नैन्सी और जैक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का डिसाइड करते हैं और भागते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे पेपर चिपकाए गए होते हैं। जैसे ही जैक उस पेपर को छूता है तो उसके हाथों में अजीब सी जादुई पावर आ जाती है। असल में इन पेपर को लोगों की जादुई शक्तियां छीनने के लिए लगाया होता है। तभी जैक को कोई रहस्यमयी पावर अपनी तरफ खींचने लगती है। वहीं पर हम नैन्सी को देखते हैं जो उसे बचा लेती है और अब उनके पास उन कैदियों का सामना करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसी दौरान हम सभी कैदियों को देखते हैं जो नैन्सी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर नैन्सी अभी भी उनका बड़ी ही बहादुरी से सामना कर रही होती है। इसी बीच उसकी साथी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। इससे पहले वो कैदी उन पर दोबारा से हमला करते तभी सेनापति सीमा वहां पर आ जाता है और कैदियों की सारी जादुई शक्तियां छीनकर सबको वापस से जेल में कैद कर देता है। इधर प्रिंसेस वंशिका अपने सैनिकों के साथ इवान को महल ले जा रही होती है, पर रास्ते में कुछ डाकुओं का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। असल में उन डाकुओं के ग्रुप को वंशिका के पास मौजूद वो जादुई धनुष चाहिए होता है। प्रिंसेस को बचाने के लिए इवान भी उन डाकुओं का सामना करता है। भले ही उसके हाथ बंधे होते हैं लेकिन फिर भी वो एक एक करके सबको ढेर कर देता है। जैसे ही उसके हाथ जंजीरों से आजाद होते हैं तो हम उस जादुई धनुष को देखते हैं जो अपने आप इवान के पास चले जाता है, जिसके बाद इवान सभी डाकुओं को हरा देता है। पर इवान का शरीर धनुष की जादुई शक्तियों को नहीं झेल पाता, इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इधर हम राजकुमारी वंशिका को देखते हैं जो इवान को लेकर महल में पहुंच जाती है जहां नैन्सी उसके स्वागत के लिए पहले से खड़ी होती है। जैसे ही वो राजकुमारी वंशिका को देखती है तो उनसे इतने दूर महल से दूर रहने का कारण पूछती है। तब वंशिका उसे उसी गोल्डन जादुई धनुष के बारे में बताती है और कहती है कि इससे मेरे पिता ठीक हो सकते हैं। इधर जब इवान को होश आता है तो उसकी नजर नैन्सी पर पड़ती है। जैसे वो उसे देखता है तो उसे अपनी हेवन की प्रेमिका जैस्मिन की याद आती है क्योंकि नैन्सी की शक्ल हूबहू उसके जैसे ही दिख रही होती है जो करीब 10,000 साल पहले स्वर्ग से गायब हो गई थी। इधर नैन्सी और वंशिका आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने देर में इवान उस रूम में पहुंच जाता है जहां वो गोल्डन जादुई धनुष रखा होता है। इधर जैसे ही वंशिका को उसकी गैर मौजूदगी का पता चलता है तो वो अपने सैनिकों को उसे ढूंढकर जेल में बंद करने का ऑर्डर देती है। इधर हम इवान को देखते हैं जो उस गोल्डन धनुष से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो धनुष बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। इधर राजा की तबीयत का कनेक्शन भी उस धनुष से जुड़ गया था। जैसे ही इवान उस धनुष को
को पकड़ता था तो राजा की तबीयत ठीक हो जाती थी। वो उस धनुष को छोड़ता था तो राजा वापस से बीमार हो जाते थे। जब वंशिका ने उस धनुष को उठाकर राजा के हाथों में रखा तो वो धनुष अपने आप ही इवान के पास उड़कर चले गया। जब राजा को इवान और उस धनुष के अनोखे कनेक्शन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे आराम करने के लिए एक कमरे में भेज दिया। दूसरी तरफ सेनापति सीमा का बेटा डेविड उनके पास आता है और यहाँ हमें रिवील होता है कि जो राजकुमारी वंशिका पर हमला हुआ था वो इनका ही षड्यंत्र था, क्योंकि वो किसी भी तरह से उस गोल्डन धनुष को पाना चाहते थे। जहाँ पर डेविड अपने पिता को इवान और उस जादुई धनुष के कनेक्शन के बारे में बताता है। साथ ही उसने अकेले ही उस धनुष का इस्तेमाल करके सारे सोल्जर्स को ढेर कर दिया था। ये सुनकर सेनापति सीमा बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वो इवान का इस्तेमाल राजा के खिलाफ कर सकता है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो अपने सपने में स्वर्ग की लाइफ देखता है, जिसमें वो जैस्मिन के साथ होता है। साथ ही वो उसी गोल्डन धनुष से राक्षसों से लड़ रहा होता है। इसका मतलब साफ था कि वो गोल्डन धनुष इवान का अपना वेपन है और इसी वजह से वो धनुष इवान को बार बार अपनी तरफ खींच रहा होता है। जिसके बाद हम इवान को देखते हैं जो सीधे नैन्सी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी प्रेमिका जैस्मिन थी, लेकिन नैन्सी इस बात से इनकार करती है और कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। उसकी कदमों की आहट सुनकर नैन्सी इवान को छुपने के लिए कहती है। असल में सेनापति सीमा के आदेश पर नैन्सी और डेविड की शादी होने वाली थी। अगर डेविड को इवान के बारे में पता चल जाता तो इवान की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन असल बात तो ये थी कि नैन्सी भी डेविड से शादी नहीं करना चाहती थी, पर वो चाहकर भी सेनापति सीमा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती थी। डेविड के जाने के बाद इवान नैन्सी को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि डेविड ही वो शख्स है जिसने राजकुमारी वंशिका पर हमला करवाया था और उसे ये सब कुछ उसकी आवाज, उसके जूते देखकर पता चला जो हूबहू उन डाकुओं के जैसे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अचानक एक दिन कुछ सैनिक आकर राजा के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सेनापति सीमा आकर राजा को बचा लेता है। जिसके बाद सेनापति सीमा इवान के बारे में पूछता है, लेकिन राजा उससे झूठ कहता है क्योंकि राजा को सेनापति सीमा पर शक होता है। वहीं प्रिंसेस वंशिका अपने पिता का साथ देती है और कहती है कि इवान को कब की मौत की सजा दे दी गई है। सेनापति सीमा समझ जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो इवान के बारे में जानने के लिए नैन्सी को बुलाता है। नैन्सी इवान को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो भी इवान को बचाने के लिए झूठ बोल देती है। तभी सेनापति सीमा उसे शादी के लिए तैयार रहने के लिए कहता है और वहाँ से चले जाता है। इधर हम नैन्सी को देखते हैं जो शादी के लिए मना तो करना चाहती थी, पर वो हिम्मत नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम राजकुमारी वंशिका को देखते हैं जो इवान को पकड़कर जेल में डाल देती है, लेकिन इवान बड़ी ही चालाकी से वंशिका के गले में चाकू रखकर खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन इन सब की खबर सैनिकों के थ्रू सेनापति सीमा को मिल जाती है और वो तो इसी मौके के इंतजार में था। खबर मिलते ही सीधे वो जेल में पहुंच जाता है और वो इवान को एक खास जेल में बंद करवा देता है। इधर इवान की मुलाकात जैक से होती है। जैक उसे देखते ही तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि जब राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ था तब जैक ने भी इवान का साथ दिया था और वो इवान की सच्चाई अच्छे से जानता है। वो उसे देखते ही गले से लगा लेता है। कुछ दिन बाद डेविड और नैन्सी का शादी वाला दिन आ जाता है, जहां नैन्सी शादी वाले दिन भी खुश नहीं होती है और अब भी वो इवान के बारे में ही सोच रही होती है। इसलिए वो चुपचाप जाकर जैक और इवान को भगाने का डिसाइड करती है। जेल से निकलने के बाद इवान भी नैन्सी के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि आज उसने उनके साथ बहुत ही अजीब बर्ताव किया होता है। तभी जैक इवान को बताता है कि आज उसकी शादी है। ये सुनकर इवान वापस से महल जाकर नैन्सी से मिलने का डिसाइड करता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो शादी स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए वो शादी को रोकने के लिए हंगामा करता है, लेकिन डेविड गुस्से में आकर उसका सामना करने लगता है। अब दोनों के बीच शानदार फाइट शुरू हो जाती है और आखिरकार डेविड मारा जाता है, जिससे ये शादी रुक जाती है। जिसके अगले दिन बाद नैन्सी जैक और इवान को सेनापति सीमा की रहस्यमयी किताब दिखाती है, जिसमें लिखा था कि सेनापति सीमा ज्यादा से ज्यादा जादुई शक्तियां इकट्ठा करके खुद को ताकतवर बना रहा है। इसी वजह से वो ऐसे लोगों को बंदी बनाता था जिनके पास जादुई शक्तियां होती थी। दूसरी तरफ हम सेनापति सीमा को देखते हैं जो शाही सलाहकार रोनन के पास जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि रोनन उसके बेटे डेविड को वापस से जिंदा कर दे। असल में रोनन बहुत ही ज्यादा पावरफुल योद्धा होता है, जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं।
और उसी ने ही सेनापति सीमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों की जादुई शक्ति छीनने को कहा था। लेकिन इस बार रोनन उसकी हेल्प करने की बजाय उसे जान से मार देता है। कुछ टाइम बाद नैन्सी, जैक, इवान भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें रोनन का सारा प्लान पता चल गया था। असल में रोनन किसी पूजा के दौरान सबकी पावर खींचना चाहता था और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो सबकी शक्तियां पाकर अमर हो जाए। इधर हम तीनों को देखते हैं जो किसी भी कीमत में रोनन को रोकना चाहते थे ताकि उसका प्लान नाकाम हो जाए। पर रोनन अपनी जादुई शक्तियों से सबको बड़ी आसानी से हरा देता है, जिसके बाद रोनन सीधे राजा के पास पहुंच जाता है, जहां वो उनसे अगले दिन ही पूजा का फंक्शन रखवाने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि ये पूजा राजा की सेहत के लिए होगी। राजा भी इस पूजा के लिए मान जाता है। अगले दिन राजा और बाकी के सभी लोग पूजा स्थल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी। पूजा शुरू होते ही रोनन सबकी पावर खींचना शुरू कर देता है। इसी वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जैक और इवान भी आ जाते हैं और रोनन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर जैक एक ड्रैगन का रूप ले लेता है। वहीं पर इवान अपना वो गोल्डन धनुष निकाल कर फाइट के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर उससे बड़ी ही तगड़ी फाइट करते हैं और ये सीन पूरी मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन होता है। जिसके बाद आखिरकार रोनन मारा जाता है और इसी वजह से सभी लोगों को होश आ जाता है। वहीं पर इवान की याददाश्त भी वापस आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।